सोचिए जरा, कोई इंसान 54 इयर्स, हाँ 54 साल तक हिरासत में रहे और उसके केस की एक बार भी सुनवाई न हो। ये मच्छरलाल लुंग की कहानी है, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। बिल्कुल, उनका लगभग पूरा जीवन आप सोचिए यूं ही चला गया, क्योंकि वो जो त्वरित सुनवाई का अधिकार होता है ना, वो असल में मिला ही नहीं। और यही दिखाता है कि संविधान में दिए गए अधिकार कितने जरूरी हैं। ये सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं हैं। हाँ, और आज हम इन्हीं अधिकारों की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास है एनसीईआरटी की किताब के कुछ अंश और एक यूट्यूब चर्चा। कोशिश ये समझने की है कि ये अधिकार आखिर हैं क्या और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इनके मायने क्या हैं। बिल्कुल, और हमारा ध्यान रहेगा मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों पर। ये संविधान के वो हिस्से हैं जो कह सकते हैं एक तरफ नागरिक को ताकत देते हैं और दूसरी तरफ सरकार को रास्ता दिखाते हैं। तो ये मौलिक अधिकार जिन्हें आप नागरिक की ढाल कह रही हैं, ये असल में हैं क्या? कहाँ मिलते हैं ये? देखिए, ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। ये वो बुनियादी हक हैं जो हर नागरिक को मिले हैं। और ये सिर्फ हक नहीं, ये सरकार क्या कर सकती है उस पर एक सीमा भी तय करते हैं। अच्छा। सबसे खास बात, ये न्यायोचित है। मतलब अगर सरकार या कोई और इनका हनन करे तो आप सीधे अदालत जा सकते हैं। सीधे अदालत? सामान्य कानूनों की तरह नहीं? नहीं, सामान्य कानून तो संसद बदल सकती है आसानी से। मौलिक अधिकारों को बदलने के लिए बाकायदा संविधान में संशोधन करना पड़ता है। ये ज्यादा मजबूत है, ज्यादा बुनियादी। तो रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे दिखते हैं? कोई उदाहरण है हमारे पास? जैसे वो एनसीईआरटी की कहानी थी शायद। हाँ बिल्कुल, जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। वो स्वदेश कुमार वाली कहानी याद है? उनके दोस्त को दलित होने की वजह से अलग कुल्हड़ में चाय दी गई थी। हाँ याद है। ये अधिकार ठीक इसी तरह के भेदभाव को रोकता है। कानून के सामने सब बराबर है और धर्म, जाति, लिंग वगैरह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब सिर्फ कहने के लिए नहीं, असल जिंदगी में बराबरी। जी, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण का भी प्रावधान है। इसका मकसद ये है कि जो समूह ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए उन्हें भी बराबरी के मौके मिले। ये समानता के खिलाफ नहीं, बल्कि उसे असलियत बनाने की कोशिश है। सही बात है। अच्छा, फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। इसमें शायद सबसे अहम है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाला। हाँ बिल्कुल, मंचल लालुंग का मामला इसी से जुड़ा है। अगर जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार ही नहीं तो बाकी सब बेकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या भी काफी विस्तृत की है ना? जी बहुत। इसमें सिर्फ सांस लेना नहीं आता, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीना, आश्रय पाना, अपनी आजीविका कमाना, ये सब इसके दायरे में आते हैं। लेकिन ये अधिकार असीमित तो नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, मतलब वाजिब कारणों से, जैसे देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के आधार पर सरकार कुछ सीमाएं लगा सकती है, लेकिन वो कारण वाजिब होने चाहिए, मनमाने नहीं। अदालत जांच कर सकती है। अच्छा, और फिर वो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, अनुच्छेद 23-24, बेगार और बाल मजदूरी पर रोक। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बंधुआ मजदूरी खत्म हुई, बच्चों से खतरनाक काम करवाना मना है। वो 1982 के एशियाई खेलों का मामला था ना? हाँ, जहाँ मजदूरों को न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा था। बिल्कुल, अदालत ने कहा था कि ये भी शोषण है, अनुच्छेद 23 का उल्लंघन। तो अगर किसी के अधिकार का हनन हो तो वो करे क्या? मतलब मचल लालुंग जैसे केस में रास्ता क्या है? यहीं पर आता है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। हृदय और आत्मा क्यों? क्योंकि ये वो चाबी है जो बाकी सारे अधिकारों के दरवाजे खोलती है। अगर ये ना हो तो बाकी अधिकार सिर्फ घोषणाएं रह जाएंगी। इसके तहत कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट? वाह। हाँ, और अदालतें फिर रिट जारी कर सकती हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया हो तो अदालत पूछ सकती है कि किस आधार पर रखा है और जरूरत पड़ने पर रिहा करने का आदेश दे सकती है। ये तो बहुत शक्तिशाली उपकरण हुआ फिर। बिल्कुल, ये अधिकारों को असलियत में लागू करवाने का तरीका है। तो ये तो हुए मौलिक अधिकार, नागरिक का सुरक्षा कवच। लेकिन आपने शुरू में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की भी बात की थी। वो क्या है? समाज का रोड मैप? हाँ, वो है संविधान के भाग 4 में। ये मौलिक अधिकारों से अलग है।
पहली बात, ये अदालत द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। आप ये कहकर कोर्ट नहीं जा सकते कि सरकार ने फलाना निर्देशक तत्व लागू नहीं किया। अच्छा, तो फिर इनका फायदा क्या है? ये वाद योग्य नहीं है, पर देश चलाने के लिए इन्हें मूलभूत माना गया है। ये सरकार को बताते हैं कि उसे किस दिशा में काम करना है, एक लोक कल्याणकारी राज्य कैसे बनाना है। जैसे समान काम के लिए समान वेतन देना, ग्राम पंचायतों को मजबूत करना, पर्यावरण की रक्षा करना, ये सब लक्ष्य हैं। एक तरफ व्यक्ति के पक्के अधिकार, दूसरी तरफ समाज के लिए लक्ष्य। इनमें कभी टकराव नहीं होता? होता है, और हुआ भी है। खासकर शुरुआत में संपत्ति के अधिकार को लेकर बहुत टकराव हुआ। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था। हाँ, सुना है। तो जब सरकार ने जमींदारी खत्म करने या भूमि सुधार जैसे कानून बनाने की कोशिश की, जो कि निर्देशक तत्वों से प्रेरित थे, तो वो संपत्ति के मौलिक अधिकार से टकरा गए। मामला कोर्ट में गया। फिर क्या हुआ? ये तो बड़ी मुश्किल स्थिति रही होगी। हाँ, काफी लंबी कानूनी लड़ाई चली। अंत में 1978 में 44वें संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। अब ये अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है, मौलिक नहीं। अच्छा, ये बदलाव हुआ। और इसी दौरान 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल ढांचा मतलब संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान की बुनियादी बनावट, उसके मूल सिद्धांतों को नहीं बदल सकती। और मौलिक अधिकारों का महत्व उस मूल ढांचे का हिस्सा है। समझ गए। तो एक तरह से संतुलन बनाया गया। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो मौलिक अधिकार व्यक्ति को बचाते हैं और नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिशा दिखाते हैं। एकदम सही। ये एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। दोनों मिलकर एक अच्छे लोकतंत्र और एक कल्याणकारी राज्य की नींव रखते हैं। मौलिक अधिकार ज्यादातर बताते हैं कि सरकार को क्या नहीं करना है, एक सीमा तय करते हैं, और निदेशक तत्व बताते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, लक्ष्य देते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में घूम रहा है। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 यानी समान नागरिक संहिता की भी बात है। आजकल इस पर काफी चर्चा भी होती है। हाँ, होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के सामाजिक लक्ष्य जो निदेशक तत्वों में हैं और दूसरी तरफ व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार, इनके बीच संतुलन बनाने की जो कोशिशें चल रही हैं, वो आज इन संवैधानिक सिद्धांतों के मतलब को कैसे आकार दे रही हैं? ये एक अहम सवाल है, शायद अगली बार के लिए।